हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों से हमने हमारे आंसर राइटिंग सेशन नहीं लिया है। प्रीवियस क्लासेस में आपने आंसर राइटिंग सेशन की अप्रोच को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करी होगी। वह अप्रोच सिलेबस के साथ साथ क्या से पढ़ना है, किस सोर्स से पढ़ना है, इन सब चीजों पे हमने फोकस किया था। तो अब हम डायरेक्ट उतरेंगे हमारे टॉपिक के साथ, और टॉपिक में कौन से आंसर राइटिंग सेशन को डील करना है उससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और उसके साथ साथ उस टॉपिक में जिसमें हम आंसर राइटिंग करेंगे थोड़े बहुत आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे। बाकी पूरा फोकस रहेगा कि इंग्लिश मीडियम में हम आंसर राइटिंग को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पेपर है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, पेपर 3, बहुत दिनों से पेपर 3 करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, तो पेपर 3 का, लेकिन इस बार हम लेकर आए हैं पेपर 3 का पार्ट ए, दैट इज इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन के साथ बहुत अच्छी बात है कि इस पेपर को बस 2 सोर्सेज के साथ आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। वो 2 सोर्सेज क्या है? पहला सोर्स है आपका एनसीईआरटी। कोई कोचिंग के नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप साथ में लेके चलिए, लेकिन सबसे बढ़िया सोर्स रहेगा एनसीईआरटी, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डेवलप कर देगा। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा है। एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे टॉपिक की थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज बहुत होना जरूरी है इकोनॉमिक्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल बिल्ड क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अगर इकोनॉमिक्स में पता रहेंगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको करंट से डील करना। ठीक है, और करंट से डील करने के लिए जो हमारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, उसके अलावा जो वेरियस रिपोर्ट्स वगैरह आती है वो तो एड ऑन रहती है, लेकिन आप इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स एक होलिस्टिक पैकेज के क्या कह सकते हैं, पैकेज के फॉर्म में तैयार हो जाएगा, और इस पैकेज से आप अपने इकोनॉमिक्स के पेपर को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। चाहे कोई पॉलिसी आए, चाहे कोई स्कीम आए, चाहे कोई कंसेप्ट आए, चाहे कोई डेटा के रूप में आए, आप आराम से इस चीज को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपको 2, 7 और 10 मार्क्स में। थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फ्रेमिंग पे, अप्रोच पे क्या होना चाहिए वो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन 2025 एंड 26। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा रिसेंटली, जैसे मैंने अभी बताया कि एक हमारा सोर्स था क्या, इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा कहाँ से आया, जो हमने सोर्स बताया था। सिंपल सी बात है, आप यहां से देखेंगे जो डेटा उसमें लिखा हुआ होगा उस डेटा को आपको लिखना है, और आपका 2 मार्कर का क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या है आंसर? सिंपल सी बात है, आपको ये जो फैक्ट था 6.3% टू 6.8%, ये जो प्रॉपर है, इस डेटा को आप अगर याद कर लेंगे, या अप्रोक्सीमेटली कुछ जगह पे आपको 7% भी दे रखा होगा, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से देखेंगे तो 6.3 से 6.8% का एक प्रॉपर ये इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो हमारे सॉरी जीडीपी ग्रोथ इंडिया के लिए जो एज पर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कंट्रीज है जो हमारी जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ रेट को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल जो आपको आगे देख सकते हैं, तो कुछ ग्रोथ रेट आप किसकी देख लीजिए, आरबीआई भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल पर देखेंगे तो आईएमएफ है, आईएमएफ भी क्या कर सकता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा भी क्या होती है, आपकी एक जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट होती है। फिर एक कौन करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट किसके अनुसार कितनी है, कौन कितने जीडीपी ग्रोथ रेट पे बात कर रहा है, सॉरी ये 3-4 इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ रेट्स आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई ने अराउंड 7.1% क्या करी है, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रेडिक्ट करा है। वर्ल्ड बैंक की जीडीपी ग्रोथ रेट वही 6.8% के अकॉर्डिंग है, और एडीपी की ग्रोथ रेट बोलेंगे तो 6.2 से 6.7% के जो अराउंड है, वो एडीपी ने आपकी ग्रोथ रेट को क्या करा है, प्रेडिक्ट करा है। ठीक है, सो फैक्चुअल क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन का, लेकिन अगर आपको प्रॉपर सोर्स पता है और बेसिक आपको डेटा क्या है कि ग्रोथ रेट क्या होती है, ग्रोथ रेट एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, सारी चीजों में, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, सो बेसिक डेटा था, प्रॉपर सोर्स से जाइए, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा।
ठीक है, आराम से फटाफट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इनको क्या बोला, सिर्फ इन्होंने बोला अंडरस्टैंड बाय, तो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था। अब इस वाले क्वेश्चन में आप जितना ज्यादा डेटा देंगे या फिर जितने पॉइंट्स के फॉर्म में एग्जांपल के साथ आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें एम्बर बॉक्स सब्सिडी, नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो दिमाग में क्या आता है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है, कुछ जो एग्रीकल्चर अंडरटेकिंग्स हुई थी, ठीक है, कौन ने करवाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, माय मिस्टेक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कुछ इंटरवेंशन या फिर क्या बोल सकते हैं उनको, एग्रीमेंट साइन करे थे सब्सिडीज के बेसिस पे। ठीक है, तो उनकी वन ऑफ दैट सब्सिडीज एम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसके अलावा दो सब्सिडीज और होती हैं जिनका नाम है हमारा, एक आती है आपकी ग्रीन बॉक्स, ठीक है, एक आता है आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की सब्सिडी भी आती है किसमें, आपके जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बताई थी। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तीन प्रकार की सब्सिडीज बताई हैं आपको, ग्रीन, ठीक है, एम्बर, और उसके बाद आ जाएंगी आपकी ब्लू बॉक्स। ठीक, किसके क्या है ये एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, ये एग्रीमेंट्स है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में जानेंगे कि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स का मतलब है कि वर्ल्ड लेवल पे आप जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कर रहे हो उसके बेसिस पे कौन से प्रोडक्शन पे कितनी सब्सिडीज लगाएंगे, ताकि आपका प्रोडक्शन भी होता रहे, ट्रेड भी प्रॉपर चलते रहे, कोई डिस्प्यूट्स की प्रॉब्लम ना आए। तो उस बेसिस पे कुछ एग्रीमेंट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ करे हैं, बाकी देशों में या उसके जो मेंबर कंट्रीज के साथ साइन करे हैं। इंडिया उनमें भी एक वन ऑफ द कंट्रीज है। ठीक है, अब इंडिया कंट्री है तो इंडिया ने इन तीनों सब्सिडीज में अलग अलग बातें बताई हैं। जैसे कि क्या होता है, अगर आप, हम सब्सिडीज पे सिंपल सी बात करें, सब्सिडी का मतलब होता है कि जो चीज एक्चुअल प्राइस का है उस प्राइस से कम में कोई चीज को दे देना, उसे सब्सिडी कहा जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप, गवर्नमेंट ने गेहूं की प्राइस करी है, फिक्स कितनी करी है, फॉर हुई है 102,000 समथिंग रुपीज, ऐसे पर क्विंटल के हिसाब से अगर उन्होंने फिक्स करा है। ठीक है, लेकिन सरकार से, वो किसान से उन्होंने उससे कम रेट में लिया, 1500 से लिया, तो जो बीच का जो मार्जिन बता है 500, वो पे कौन करता है, वो गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सब्सिडाइज रेट में, मतलब कम रेट में, जो रेट था उस कम रेट से हमने आपकी चीजें खरीदी, तो एज अ सिंपल खरीदना बोला जाता है। फिर आप कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जैसे कि आप बताइए क्या क्या हो सकते हैं। आपको एक खेती करने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए होता है, मशीन्स चाहिए होता है, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, पाइप्स चाहिए होते हैं, ट्यूबवेल्स का कनेक्शन वगैरह होता है। तो इन सब का क्या करना, इन सब को कम रेट में देना या फिर इन सब की सप्लाई के रेट्स कम कर देना ही किस में आ जाता है, ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी में। तो ये सब चीजें क्या आई हैं, ये सब चीजें हमने हमारे एग्रीकल्चर में जो इनपुट्स दिए गए हैं, ठीक है, मतलब इनके माध्यम से, विद दीज इनपुट्स हमारा जो एग्रीकल्चर का क्या प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होता है, फिर जो इनके जो रेट्स हैं, टैरिफ्स होते हैं, ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ, टैरिफ रेट क्या हो जाती है इनकी, कम हो जाती है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे देश में ये जाएंगे तो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन है तो हम दूसरे देश में जाके कम रेट्स में भी क्या कर सकते हैं, इनका बेचना स्टार्ट कर देते, तो इससे क्या होता है, ट्रेड अफेक्ट हो जाता है। तो इस चीज में क्या करा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या बोला है, इस चीज को कंट्रोल करिए। उसके उलट ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज क्या होती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज वो होती हैं जो सिंपल क्या होता है, डायरेक्ट दिया जाता है, भाई इतना प्रोडक्शन हुआ था हमारा, इस प्रोडक्शन की क्या करी आपने, अगर कोई फेमाइन आ गया, कोई कैलेमिटीज आ गई, क्रॉप फेलियर्स हो गए, तो इसके बेसिस में गवर्नमेंट क्या करती है कि ठीक है भैया आपका क्रॉप खराब हो गया है, ड्रॉट कंडीशन आ गई है, ओले गिर गए हैं, ठीक है, बाढ़ आ गई है, इससे आपका क्रॉप खराब हो गया है, तो उस क्रॉप के लिए सीधा क्या है, किसान को एक कंपनसेशन राशि दी जाती है। ठीक है, एक सुटेबल अमाउंट अमाउंट दे दिया जाता है ताकि आप इसको कंपनसेट करें, ताकि आपकी कोई लाइवलीहुड अफेक्ट ना हो। तो इस सब्सिडी को क्या करता है वर्ल्ड बैंक, क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है भाई, देर आर डिफरेंट कंडीशन, ऑड कंडीशन है, ओके यू विल प्रोवाइड दिस टाइप्स ऑफ सब्सिडी, लेकिन आप इन इनपुट्स पे सब्सिडीज प्रोवाइड मत करिए। ठीक है, फिर आती है
ब्लू बॉक्स सब्सिडी, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में आपको बहुत कंडीशंस देखी जाती हैं, इस बेस पर सब्सिडी जाती है, या तो देखा जाए वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस सब्सिडी जो होती हैं वो किस में दी जाती हैं, आपके ब्लू बॉक्स में दी जाती हैं। लेकिन ये वाली जो सब्सिडीज का जो फॉलो है वो बहुत फ्यू कंट्रीज क्या करती हैं, इसको फॉलो करती हैं। मेनली इन कंट्रीज को कौन फॉलो करता है, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस टाइप की सब्सिडीज को अभी तक फॉलो कर रही हैं ब्लू बॉक्स की। बट हमारे इंडिया में विच इज मोस्टली 70% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है, और देयर आर डाइवर्स रीजंस, उनमें हमें कभी कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कैलेमिटीज, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे एमपी में भी देखा था कि बिन मौसम एकदम ओले गिर गए, तो हमारा क्रॉप का क्या काटने का ही टाइम हुआ था, कोई इंसान अगर नहीं काट पाया, कोई फार्मर नहीं काट पाया तो उसको दिक्कत हो जाती। तो ऐसे बहुत डाइवर्स कंडीशंस होती हैं हमारे देश में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इन इनपुट बेस्ड सब्सिडी को ज्यादा प्रमोट करा जाता है। तो आपने सुना होगा कि इन सब्सिडीज को जो क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो फैक्ट्स हो गए, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि हमारा आंसर क्या लिखा है, इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। अब क्या है, सिंपल क्या है, डिफाइन करा, दिस इज डिफाइंड बाय डब्ल्यूटीओ विच अफेक्ट्स प्रोडक्शन एंड कैन क्रिएट मार्केट डिस्टॉर्शन, ठीक है। मैंने आपको समझाया कैसे मार्केट डिस्टॉर्शन, तो सिंपल लाइन में पहले में हमने डिफाइन कर लिया, फिर क्या हुआ, क्या इंक्लूड कर रहा है, एग्जांपल दे दिया, इट इंक्लूड्स मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे हम एमएसपी कहते हैं, ठीक है, एमएसपी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपको जैसे आपने देखा कि हमारी अटल ज्योति योजना इस टाइप की कुछ इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज चल रही हैं, 24 आवर्स, 10 आवर्स, 10 आवर्स फ्री सब्सिडीज, 10 आवर्स की आपको कंपलसरी क्या है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है फार्मर्स को, बहुत सब्सिडाइज रेट में पंप में हमेशा क्या दिया जाता है फार्मर्स को, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है। और क्या, इरिगेशन, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ठीक है। देखिए स्पेस के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा समझा दिया, डब्ल्यूटीओ ने दिया है मार्केट को डिस्ट्रक्शन कर रहा है, और प्रोडक्शन वाली बात है, क्या है ये, एक चीज और लिखनी चाहिए थी, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये वाली बात यहाँ पर थोड़ी आनी चाहिए ताकि हमको पता चल जाए कि हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था कि डिफाइन करिए इस चीज के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 में ही, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो गई है, इसको थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। इसको हमें करना है क्या, डिफाइन एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई क्राइटेरिया। देखो ये वाली चीज आपकी करंट अफेयर्स के टॉपिक से भी थी, इकोनॉमिक सर्वे भी आपने देखी होगी और बहुत बार पढ़ा होगा, एमएसएमई हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले एमएसएमई में क्या है, मीडियम, मीडियम, स्मॉल, ठीक है। ये सारी के सारी आपको क्या करना है, क्या प्रॉपर क्या होना चाहिए, इनकी कितनी कितने इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। सो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए आपको, सॉरी एक गलत बोल दिया था मैंने, माइक्रो, ठीक है, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस का प्रॉपर टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या करेंगे, क्या होती है ये इंडस्ट्रीज, फिर उसका ये जो प्रॉपर डेटा है, किस चीज का डेटा है, ये इनके इन्वेस्टमेंट का डेटा है, माइक्रो 2.5 करोड़ का, स्मॉल 2.5 टू 25 करोड़ का, और मीडियम क्या है 25 टू 125 करोड़ का, ठीक है। ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। इन्होंने क्या पूछा था, क्राइटेरिया पूछा था, तो सिंपल हमने यहाँ पर क्राइटेरिया पे बात कर दी। अगर आपको डिफाइन करने को आता है एमएसएमई, तो एमएसएमई अगर सिंपल एमएसएमई लिखा आता तो यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई। फिर क्या इंडस्ट्रीज होती हैं, ये मोस्टली क्या होती है, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, वो छोटे से एरिया में स्टार्ट करी जाती है, और उनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई स्कीम है तो उस स्कीम का नाम लिख सकते हैं, कोई इनिशिएटिव आया है तो उस इनिशिएटिव का नाम लिख सकते हैं, या फिर जैसे कि ये वाला डेटा है कि अभी रिसेंटली ही इनके थोड़े से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में चेंज करा हुआ है, तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन में आपने क्या करा है, पहले चलो आंसर पढ़ लेते फिर एक्सप्लेन करेंगे। क्या है, एडिशन और इंक्रीज इन फिक्स असेट्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है। क्या करा हमने, हमारे जो फिक्स्ड असेट्स है, जो असेट्स
मतलब क्या कहना चाहिए, मूविंग कंडीशंस में नहीं होते हैं, उनको हम फिक्स एसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना घर बना रहे हैं तो घर मूवेबल है, इमूवेबल? इट इज इमूवेबल। तो ये एक फिक्स एसेट्स है। कोई कंपनी सेटअप कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, तो ये फिक्स एसेट्स होते हैं। इनका इंक्रीज होना या इनमें एडिशन कहलाया जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि आप मशीनरी, इक्विपमेंट पे परचेसेस, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड नेट परचेसेस और प्रीशियस गुड्स। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपरली जो एसेट्स हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इनसे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ये इसके क्या है, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जो हमने बात करी मशीनरी एंड ऑल, तो ये हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें हेल्प किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका यूज होता है। ठीक है, तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में अगर बात करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन आपकी कितने टाइप्स की होती है, एक तो जो हमने पढ़ाया क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक आ जाती है आपकी इन्वेंटरीज। ठीक है, इन्वेंटरीज क्या होती है, इन्वेंटरीज वो वाली चीजें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, चेंज होती रहती है मतलब जिनका हम स्टॉक में रखते हैं। ठीक है, स्टॉक में क्या रख सकते हैं, जैसे कि हमारे फूड ग्रेन्स वगैरह हो गए। ठीक है, इन चीजों का स्टॉक रखा जाता है। तो ये दो प्रकार के कैपिटल फॉर्मेशन होते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब जिनको स्टॉक में रखते हैं, ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं, और ये फिक्स असेट्स होते हैं जैसे जिनमें हमारे मशीनरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आते हैं हमारा 7 मार्कर के क्वेश्चन में। ठीक है, 7 मार्कर के क्वेश्चन में जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 7 मार्कर का क्वेश्चन हमारा छोटा सा एक इंट्रो से स्टार्ट होना चाहिए, और इसमें आप कोशिश करना है कि हम 5 पॉइंट्स लिखें, और अगर जगह बचे तो एक लाइन का क्या करें, हम कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लाइन और 1 लाइन, और यहाँ 5 पॉइंट्स, तो 5 + 2 कितने होते हैं, 7। 7 मार्क का क्वेश्चन, 7 पॉइंट। सिंपल सा फंडा हमें याद रखना है कि हमें 10 मार्क के क्वेश्चन में वी हैव टू मैक्स यूज 10 पॉइंट्स और 10 डायमेंशंस। 7 मार्कर का क्वेश्चन है तो 7 पॉइंट्स और 7 डायमेंशन को आप यूज करके। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें हम लोगों ने क्या लिखा। पॉइंट्स तो कितने लिखे हैं, अब देखो यहाँ पूछा था विकसित भारत का ही इनिशिएटिव पूछा था। ठीक है, विकसित भारत का इनिशिएटिव मतलब प्रॉपर फैक्चुअल चीज है, जो इनिशिएटिव्स या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, वो आपको प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको विकसित भारत का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, न्यू विजन to advance equality, environmental balance, becoming a global power by 2047। ग्लोबल पावर का मतलब सीधी सी बात है कि हमें एक डेवलपिंग कंट्री से क्या करना है, डेवलपिंग कंट्री से वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक, डेवलप्ड कंट्री बनना है, और हमारा देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ टाइम बाद हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। ठीक है, प्रॉपरली चल रहा है कि वी हैव सरपास यूकेस इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्रॉपर ऑफिशियल में क्या है, हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंडीशन में आना है। अब डेवलप्ड कंडीशन में आने के लिए आपको पता है कि सिंपल सी बात है, पहले हमें प्राइमरी लेवल पे हमारी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो इसलिए पहले प्राइमरी पे काम करा, फिर हमें मैन्युफैक्चर पे काम करना है, फिर सेकेंडरी पे काम करना है। इन सब चीज के लिए क्या क्या जरूरी है साथ में, उसके बाद आपकी सोशल इक्वालिटी, एनवायरमेंटल बैलेंस, इन सारी चीजों पे भी वर्क करना है। क्यों, क्योंकि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन सब चीजों से, बेसिक चीजों से उठ के किस पे आ चुके हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, इक्वालिटी, इंडिविजुअलिटी, इन सब चीजों पर फोकस करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो दीज आर द पैरामीटर्स फॉर बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। तो उन्हीं बेस पे हमारा जो विकसित भारत है वो हमारे सिंपल जो बेसिक नीड्स के साथ साथ अभी तो हमें कुछ बेसिक नीड्स पे ही काम करना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि अभी अभी स्टिल वी आर इन द फेज कि हमें हमारे ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। ठीक है, बेसिक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये बेसिक जो नेसेसिटी है उनको प्रोवाइड करने पे भी अभी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। लेकिन दे आर डूइंग गुड वर्क, उन्हीं के बेसिस पे हम 2047 तक क्या बनने वाले हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसके फटाफट। इसके ऑब्जेक्टिव में आता है $30 ट्रिलियन की जीडीपी, एक पॉइंट। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक सिस्टम। अब
देखो ये पॉइंट अगर कोई बोले सिंपल सिंपल ये पॉइंट लिख के आ जाए तो मैम कैसा चलेगा? आप लिख सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इसके बाद एक लाइन थोड़ा सा आप एक एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो, एक लाइन नहीं तो उससे रिलेटेड तो एक दो वर्ड्स ऐड कर दो, एग्जाम्पल ऐड कर दो, तो आपका आंसर फुलफिल लगेगा। अगर आप सिंपल ये पॉइंट्स लिख कर आ रहे हो जैसे कि $30 ट्रिलियन सेल्फ रन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये थोड़े से ना जनरलाइज पॉइंट हो जाते हैं। हमें फोकस करना है, अगर हम एक अच्छा आंसर लिख रहे हैं तो जनरलाइज के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक डेटा या फैक्ट्स हमारे आंसर में ऐड करें, सो दैट हमारा जो आंसर है वो बाकियों से अलग कैसे दिखे, क्योंकि जनरलाइज बहुत है तो बहुत सब लिख कर आएंगे, और उन लाखों कॉपी में आपकी कॉपी बेस्ट कैसे है, वो थोड़ा सा बेस्ट कराने के लिए चैंपियन स्क्वायर आपके लिए आंसर राइटिंग लेकर आए। ठीक है, तो हमेशा इसको फॉलो करें और एक्स्ट्रा डेटा को जरूर लेके जाए। ठीक, जैसे कि क्या है, टू मेक इंडिया डेवलप नेशन बाय 2047, थोड़ा सा अलग लिखा आपने। कैसे आप इकोनॉमिक सिस्टम वो क्या कर रहे हो, सेल्फ लाइन कैसे बना रहे हो, इंक्रीज को प्रोडक्शन कर रहे हो, डिक्रीज इंपोर्ट्स, सीधी सी बात है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स, या फिर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। फिर प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, कैसे हर फील्ड हर सेक्टर्स में आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, किस किस को, आपको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी किस चीज में होना चाहिए, फीमेल की इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सारे इक्वल प्लेयर्स हो, आप नॉर्मल या फिर कॉमन मैन को भी क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री में आना चाहिए, सबको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलाउ होना चाहिए। और आप ही देख ही रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, कितने सारे स्टार्टअप्स के लिए लोगों को प्रमोट करा जा रहा है, सिर्फ ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस क्लास को नहीं, आप नए नए एंटरप्रेन्योर्स आजकल डेवलप हो रहे हैं, तो ये भी वन ऑफ द पार्ट क्या है, हम इकोनॉमिक इक्वालिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होगी तो आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, कैसे, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी आपको। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रोबस्टिंग टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। ठीक है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में क्या करेंगे, ऑटोमेशन पे वर्क करेंगे, ऑटोमेशन वर्क करने से क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा टाइमली हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड टाइमली प्रोडक्शन। तो उस वजह से क्या होता है, आप ज्यादा चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी का यूज। फिर नेक्स्ट, सेल्फ रैंक इन द फील्ड ऑफ स्पेस ऑटोमेशन एंड आईसीटी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, अगर आप स्पेस में काम करेंगे, जैसे कि आपने देखा आपके वेरियस मिशन होते हैं, मिशन मंगलयान, गगनयान, इन सब होने से क्या होता है, ग्लोबल लेवल पे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल इसरो अपनी सैटेलाइट के साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज की सैटेलाइट है उनको भी लॉन्च करने का काम करते हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स डेवलपिंग और ओन स्पेस स्टेशन। ठीक है, इन सब चीजों पे काम चल रहा है, गगनयान जा रहे हैं, वी आर सेंडिंग आवर ह्यूमंस, ठीक है, ऑन स्पेस। इससे जाने से क्या होता है, जो रिसर्च स्पेस में हो रही है या फिर जो ओनली अदर कंट्रीज उस रिसर्च की क्या कहते हैं, ऑथराइज करती थी, हम ही आपको रिसर्च देंगे, वो काम अब इंडियंस क्या कर रहे हैं, हम भी अपनी जाके रिसर्च करेंगे, रिसर्च में ज्यादा काम होगा, और उस काम के बेसिस पे जो वर्क होगा या जो रिसर्च करके आएंगे वो पहले इंडिया के लिए यूज होगी, फिर हम उसको वर्ल्ड को देने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये फायदा होता है। फिर सस्टेनेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल के जो क्या कहना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बस शुरुआत में हमने बताया कि वी कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री जस्ट बाय फुलफिलिंग द बेसिक नेसेसिटी ऑफ पीपल, वी हैव टू फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं, कैसा देके जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सिंपल पॉइंट लिखो, कैसे आप सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी छोटी सी चीज लिख कर आओ, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। देखो क्या पता चला, सिंपल लाइन लिखने से, एक छोटा सा एग्जांपल लिखने से क्या हुआ, आपका 7 मार्कर क्वेश्चन में क्या है, वैरायटी आ गई, जनरलाइज से स्पेशलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, पॉइंट्स तो यही है, सबको पता होगा विकसित भारत हमारा टॉपिक है, तो आप लोग बेसिक सारी चीजें पढ़ के आए हो, बट थोड़ा सा उन पॉइंट्स के साथ उनको कैसे मैनेज करना है, ये आज हमने इस आंसर राइटिंग के माध्यम से सीखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट एक आपका 10 मार्कर भी देख लेते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने, जो आपको 10 मार्कर में सब में आता है। क्या है आपका, एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, क्या है, ओ ओके सॉरी, दिस इज नॉट 10 मार्कर, 7 मार्कर का ही एक क्वेश्चन है। तो 7 मार्कर का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या है, आपकी जो हैवी इंडस्ट्रीज की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे, तो हैवी इंडस्ट्रीज में शुरुआत में हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन का बॉडी और कंक्लूजन की बात करी थी। अब आपने देखो यहाँ पर कितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5
6, 7। मैंने तो 7 लिख दिए हैं। अगर आपके नहीं लिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 to 6 पॉइंट्स लिखने के बाद एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसमें कंक्लूजन के पॉइंट में भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है। सो फटाफट देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा डेफिनेशन दी, फोकस किस पे करना है, हमें इंपॉर्टेंस पे लिखना है। किसी के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल एकदम लास्ट में लिख रहे हो तो नो नीड टू राइट दिस, ठीक है, बिल्कुल मत लिखो इसको। सीधा किस पे आ जाओ, आप इंपॉर्टेंस लिख के ये सारे पॉइंट्स लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है। और टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, क्या बताई मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में। अभी बताती हूँ और कम में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या लिखा है, विच आर रॉ मटेरियल्स ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं वो हमारी क्या हैवी इंडस्ट्रीज कहलाई जाती हैं। इनमें हैवी मशीनरी और लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अभी हमने एमएसएमई पढ़ा था, जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, बहुत छोटी मशीनरी करते हैं, छोटे से एरिया में डेवलप होती हैं, वो क्या हो जाती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। और जो बड़े स्केल पे होती हैं उन्हें हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि हमारे स्टील प्रोडक्शन, कोल, ये सारे हैवी इक्विपमेंट वाली हैं, इनको हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। जैसे कि हमारे एमपी में एक है, क्या है, भेल, क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल बेसिस पे इक्विपमेंट्स में ये इंडस्ट्रीज काम करती है, तो इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपके पास टाइम कम बचा है, तो ये जो हेडिंग्स हैं, सिंपल सिंपल हेडिंग्स हैं, कुछ नहीं करना है, बीच में लिख लेना है आपको, क्या, इंपॉर्टेंस लिखेंगे। और इंपॉर्टेंस के बाद एक गोला बना के, ये अगर 5 पॉइंट्स हैं तो ये बना के चुपचाप से यहाँ पर सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख के हम 2 to 3 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, अगर आप इतना बड़ा नहीं लिख पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो। एक और चीज मैं आपको बहुत अच्छी बताऊंगी कि हमको 10 7 मार्कर्स लिखना है। ठीक है। तो इन 10 7 मार्कर्स में हर 7 मार्कर हम बिल्कुल एक जैसा या प्रॉपर नहीं लिख सकते। ठीक है। हम 4 से 5 7 मार्कर बिल्कुल, जैसे कि मैंने कुछ जो आइडियल आपको आंसर्स बताए हैं, आप 5, मैक्सिमम 5 या 6 इस टाइप से लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेन एग्जाम है, आपको 2 पेपर्स कवर करने हैं। ठीक है। तो आपको 5 से 6 शुरुआत के जो 7 मार्कर हैं उनको थोड़ा सा बहुत तरीके से लिखना है। उसके बाद आप शॉर्टकट ले सकते हैं। एक लाइन का फट से इंट्रो डाला तो नहीं डाला, चुपचाप से जो काम की बात है उसको लिखो, सिंपल पॉइंट्स में लिखो, या इस प्रकार से ग्राफ बना के लिखो, कुछ आप एग्जांपल्स डाल दो और उनको कवर करके आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि हमें 10 मार्कर भी पूरे करने हैं। ठीक है। और क्वेश्चन कंप्लीशन इज द प्रायोरिटी और शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द स्टूडेंट फॉर 2025 एग्जामिनेशन। ठीक है। सो क्या करा हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करा। क्या करा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, हमने लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज है, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इनकी इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, डेवलपमेंट स्टार्ट करा, या इनके लिए प्रॉपर हम सेटअप बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी इंडस्ट्रीज पे भी काम करना है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इनकी, स्पेशली आपने देखा होगा कि कोई भी सीमेंट प्लांट खुल रहा है, जैसे कि हमारे एमपी की में भी बात करेंगे तो ईस्टर्न जो बेल्ट है वो इन सीमेंट प्लांट पे या कोल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों? अब वो वहाँ पर होने से वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो वहाँ के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कौन कर रही है, यही इंडस्ट्रीज कर रही हैं। ठीक है। जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी बड़ा एरिया में वो फैली होंगी, उतने उस एरिया के क्या होते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे ज्यादा काम किया जाता है। ठीक है। तो इन्होंने इसलिए बोला है रूरल एरियाज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज अब शहर के बीच में तो नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा आउटर में लगाते हैं, तो मोस्टली उसमें रूरल एरियाज कवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल गुड्स। ये आपने देखा हो, सीधी सी बात है, आपको कोई भी बड़ी से बड़ी अगर इंडस्ट्री लगाते, स्टील कैसे आ रहा है या उसकी मशीनरी, स्टील से बहुत अलग अलग चीजें बन रही है। अब स्टील के सिर्फ यूटेंसिल्स नहीं बना रहे हैं, देयर आर अदर फील्ड्स इन विच स्टील इज यूज। ठीक है। तो ये इतनी बड़ी मशीन, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के उससे होता है। आप कोई सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल, आप सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इट इज यूज इन चिप्स। जो हमारे मोबाइल बनाने में काम आ रही है, बहुत सारी जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, इन सब चीजों में हम सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगा रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, एक बड़े एरिया में लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम उनके बाय प्रोडक्ट्स का यूज करके उनको बहुत सारी आपकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में या फिर टेलीफोन या मोबाइल, इन सब चीजों में जहां जहां चिप्स का यूज हो सकता है उसमें काम करें, तो दे बिकम अ सोर्स ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल्स, या फिर उनसे बहुत ज्यादा आइटम्स हम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हैवी इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, कंटिन्यूसली
ब्रिंग्स स्टेबिलिटी करते हैं, ठीक है, प्रॉपर स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, जिस उसमें होते हैं प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाली बात जैसे मैंने कही थी, ऑटोमेशन है प्रॉपर, आप में फॉरेन एक्सचेंज कहाँ गया, हाँ टेक्नोलॉजीज, प्रमोशन प्रोडक्शन एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इन लोकल एरियाज, रोड ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा किसी आपके किसी भी एरिया में, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, अगर आप पहले कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी और अब कोई इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है तो वहां पर रोड्स प्रॉपर हो जाती हैं। उनकी जो सीएसआर की हेल्प से क्या करते हैं, जो कंपनी सीएसआर करती है, मतलब अगर उस कंपनी ने इन्वायरमेंट को कुछ हार्म किया हुआ आता है तो वो प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह करती हैं। वहाँ पर कुछ लोकल स्कूल्स कॉलेजेस उसमें कुछ कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर अपने वर्कर्स को प्रॉपरली रखना होता है। एक और चीज देखी होगी कि क्या जहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होती है वो प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया बनाती है, तो एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीज क्या होती है, एडवांटेजेस होती हैं क्या, आपकी हैवी इंडस्ट्रीज की। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क के क्वेश्चन में क्वेश्चन कौन सा लिया है, व्हाट डिस्क्राइब द की प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 99 बहुत लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। इस पॉलिसी को क्या बोला जाता है, एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म सीधी सी बात है, हमारे पास 1991 के टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे क्योंकि हमारे वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। हमारे पास 7 दिन का भी क्या था, 7 दिन के भी एक्सपेंस के लिए प्रॉपर क्या नहीं थे, करेंसी अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे हु हेल्प्ड अस, या फिर क्या कहना चाहिए, हेल्प नहीं कहना चाहिए, वी साइंड एन एग्रीमेंट विद द आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ ने हमको इस पॉलिसी के बारे में इंट्रोड्यूस करा, जस्ट इंप्लीमेंट दैट पॉलिसी तब आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। और हु वाज द इनिशिएटर, या इनको क्या कहना चाहिए, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, लेट प्राइम मिनिस्टर क्या है, मिस्टर मनमोहन सिंह, वो इनके क्या कहा जाते हैं, ही वाज द फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स ही बोला जाता है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी, इन्होंने इस पे करा था। और गवर्नमेंट कौन सी थी हमारी, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। इनकी क्या हो, हेड क्या कहना चाहिए, इनके अंडर या इनकी चेयरमैनशिप के अंदर प्रॉपरली ये पॉलिसी डिजाइन हुई। ठीक है, ये आपका बेसिक फैक्ट है। अब इसके बारे में सिंपल सी बात है, मैंने बेसिक बेसिक बातें लिखी हैं, अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखी है, चाहो तो आप इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, सिंपल से क्या करना है, अब आपको सिंपल एलपीजी समझाना है। क्या समझाएंगे, की फैक्ट्स क्या है, इंप्लीमेंटेड हुई 24 जुलाई में, कंपोनेंट्स लिख दिए, एलपीजी के कंपोनेंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स टू क्रिएट इकोनॉमी एनवायरमेंटल प्रोग्रेसिव टू यूज द मार्केट। अब सिर्फ 10 मार्कर्स में सिंपल देखिए, सिंपल एक क्या लिखा हमने, एक इंट्रो लिखा, इंट्रो के लिखे बाद बॉडी लिख रहे हैं। अब बॉडी को भी आपको क्या करना है, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। जितने ज्यादा आप इसमें सेगमेंट्स डालेंगे, अलग अलग हेडिंग्स डालेंगे, उतना ज्यादा चेकर के लिए आसान हो जाएगा इस बड़े क्वेश्चन को डील करना। ठीक है, तो ये लिखा, इसके बाद मैंने की फैक्ट्स में कुछ अलग चीजें लिख दी, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ऑब्जेक्टिव के बाद कौन कौन से सेक्टर्स में काम करा था, जैसे कि हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी को क्या करा था, ईज कर दिया था। ठीक है, टफ नहीं करा था, इजीली, कुछ सिर्फ 3-4 चीजों पे छोड़ के बाकी जगह हमने लाइसेंस फ्री कर दिया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करा था, इंक्रीज कर दिया था। टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ताकि आप हमें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, वील शेयर आर टेक्नोलॉजी, यू शेयर योर टेक्नोलॉजी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी या मोनोपोलिस पे हमने खत्म कर दिया था, जो गवर्नमेंट की मोनोपोलिस होती थी कि हर चीज में आप हमसे पूछ के काम करिए, हर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के क्या करना पड़ेगा, गेट खटखटाना, हम ये कर लें, हम ये वो कर लें। ये सब सारी चीजों के लिए क्या करा था, प्राइवेट सेक्टर का क्या करा था, आपको जो इन्वॉल्वमेंट है वो हर फील्ड में क्या करा था, इंक्रीज स्टार्ट हो गया था। बेसिक चीजें हैं। अब इसी चीज को हमने एक उसमें बताया था, फिर अब सिंपल आप आके मेजर प्रोविजंस लिख लीजिए। छोटे छोटे हमने बहुत सारे डायमेंशंस बता दिए। अब लिखना स्टार्ट, एलपीजी पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन को समझा दो, प्राइवेटाइजेशन को समझा दो। क्या करा इन्होंने, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन को कम करा लिबरलाइजेशन में। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में क्या करा, आप वो एफिशिएंसी और प्राइवेट को जो कई चीजें थी हमने प्राइवेट हैंड्स में दे दी है, जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज है, पहले से बीएसएनएल होता था, अब कितनी सारी प्राइवेट कंपनीज आ चुकी हैं, एफिशिएंसी बढ़ गई। आज भी हम देखते हैं कि बीएसएनएल की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जितने प्राइवेट एयरटेल वोडाफोन आइडिया बहुत इजीली कोप अप कर लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स। ग्लोबलाइजेशन में क्या करा है, वर्ल्ड इकोनॉमी, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, सीधी सी बात है, इंडियन इकोनॉमी को क्या करा गया है, आपको ग्लोबल इकोनॉमी से क्या करा गया है, कनेक्ट करा जा रहा है। बस ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है, वी हैव एक्सेस। पहले हम क्या थे, क्लोज इकोनॉमी थे, हमें ना कुछ एक्सपोर्ट करना ना कुछ इंपोर्ट करना, सब कुछ हम ही कर लेंगे। लेकिन
इससे काम नहीं बना। नेक्स्ट, एबोलिशन द लाइसेंसिंग सिस्टम, कितने लोगों में सिर्फ लाइसेंस कर दिया, सिर्फ हैजार्डस केमिकल, अल्कोहल ड्रिंक्स, टोबैको सिगरेट और गन पाउडर एक्सप्लोसिव, ठीक है। इन सारी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस इज इंपॉर्टेंट, बाकी किसी चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, हेडिंग लिखी, उसके बाद सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे बनाया, स्पेस भी भर गया, प्रेजेंटेबल भी दिख रही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस रिलेटेड क्या काम करा, सॉरी ये लाइसेंसिंग वाली पॉलिसी में। फिर डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, पहले गवर्नमेंट का क्या होता था, स्टेक क्या रहता था, सबसे ज्यादा कोई भी चीज है गई जैसे कि आपके प्रॉपरली क्या है, सब में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट 100% रहता था कि पूरी चीज गवर्नमेंट ही डील करेगी, नहीं। उसके बाद क्या करा, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि 51% शेयर गवर्नमेंट के पास, 49% शेयर किसके पास होते थे, प्राइवेट के पास भी होते, तो गवर्नमेंट ने अपना श्रेय कम कर लिया। मीन्स 51% का जो उसका प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, 49% कंपनी लेगी। टाइम टू टाइम ये इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस और अभी भी चलता रहता है, और बहुत अब तो ये कंडीशन हो चुकी है कि 100% क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी चीज देने स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज रिड्यूस टू ओनली क्या हो गई, 8 हो गई थी आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद कितनी बची, सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च और रेलवे सर्विसेज, ठीक है। इन सबसे क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ एफडीआई हुआ, 51% तक प्रमोशन कर दिया 1992 में ही, और अब तो कई सेक्टर्स में क्या है, 100% तक एफडीआई भी हम देते रहते हैं। फिर ये कुछ एग्जांपल है, अमेंडमेंट्स इन एमआरटीपी, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, पूरा मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस आप देख लो कि पॉइंट्स कैसे है। अमेंडमेंट एमआरटीपी, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सेबी एक्ट आया, लिमिटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एंड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। आपने 10 पॉइंट लिख दिए, आई वुड सजेस्ट यहाँ 10 पॉइंट लिखा दिए, लेकिन मैं आपको बोलूंगी आप 8 पॉइंट ही लिखिए, ठीक है। और इसको छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडल आंसर है तो ज्यादा बड़ा किया है। बस इसका कंक्लूजन पे जरूर ध्यान देना, जैसे क्या लिखा है, अलोंग विद दिस कंट्रोल ओवर मोनोपोली, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लाइक इनिशिएटिव्स वर आल्सो टेकन। अब एक का, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत बड़ी है, बहुत सारे सेगमेंट है, आपको कोशिश करना है इसको 2 पेज में समेटना है, ठीक है। अब मैंने 8-10 पॉइंट लिख लिए, आप लोग कुछ कम लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, या कुछ और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट में दिए, 2 पॉइंट बच रहे थे तो मैंने इनको कंक्लूजन में डाल दिया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, कोशिश ये करनी है, इससे कुछ अच्छा लिख सकते हो, या फिर उसको डायग्राम से और शॉर्ट करा सकते हैं, हमें उसको लिखने की कोशिश करनी है। बस ये रहे कि हमारा जो फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वाला, वो फॉर्मेट बहुत तरीके से फॉलो हो जाए, ठीक है। सो ये कंप्लीट। अब हमारे नेक्स्ट सेशन में क्या लेकर आना है, क्या है, इस चीज के लिए हम आपको क्या करेंगे, आगे आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप आंसर राइटिंग लेकर आइए। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स प्रॉपरली, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्या कर सके, इस चीज का फायदा हो सके जो आंसर राइटिंग चैंपियन स्क्वायर चला रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।